मेरा नाम आलिया है। मेरा ताल्लुक इलाहाबाद से है। विक्रम से मेरी मुलाकात हमारे खानदान की शादी पर हुई थी और पहली नज़र में ही मैं उसे अच्छी लगने लगी थी। इसका बार बार मुझे इस तरह से देखना पहले तो मुझे बहुत अजीब लगा था, लेकिन फिर मुझे भी ये बात अच्छी लगी थी कि कोई लड़का पूरी चाहत के साथ मुझे देख रहा था। इसका सारा ध्यान शादी के सारे फंक्शन पर मेरी ही तरफ था। मेरे बड़े पापा के बेटे की शादी थी, जबकि वो मेरे बड़े पापा का कोई जानने वाला था। वो लोग हमारे खानदान के नहीं थे, इसीलिए मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं जानती थी। पहली बार मैंने उसे इस शादी में देखा था। देखने में खूबसूरत जवान था, इसीलिए उसका इस तरह से मुझे देखना मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे अच्छा लगा था। और दिल ही दिल में मैं खुश हो रही थी, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों की नजरें उसके ऊपर थी, जबकि वो इन सारी लड़कियों को नजरअंदाज किए हुए मुझे देख रहा था। लेकिन मैंने बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं की थी और ना ही मैं इस पर ये बात जाहिर की थी। वो मुझे अच्छा लगा है, बस इसी तरह से नजरअंदाज कर रही थी कि जैसे मेरा इस पर ध्यान नहीं है और ना ही मैं इसे देख रही हूँ और ना ही मुझे इसको देखने में कोई फर्क पड़ता है। शादी का फंक्शन किसी तरह से गुजर गया था। मैं इसी इंतजार में थी कि वो मुझे कोई बात करेगा और बात आगे बढ़ेगी, लेकिन ये क्या, इसने तो कोई बात ही नहीं की थी और शादी खत्म हो गई थी। अब मुझे इस बात की फिक्र सता रही थी कि जाने अब वो दोबारा मेरी इससे कभी मुलाकात हो पाएगी भी या नहीं। ना चाहते हुए भी मैं अपने आप को कोसने लगी, यही सोचते हुए कि शायद इसी वजह से इसने कोई बात नहीं की थी, कि मैं इसमें कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की थी और इसीलिए बात वहीं पर खत्म हो गई। मैं हर वक्त यही सोचती रहती कि मुझे इससे बात कर लेनी चाहिए थी। मुझे इस तरह से जाहिर नहीं करना चाहिए था कि मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, लेकिन अब क्या हो सकता था। दुआ करती थी कि दोबारा इससे कहीं मुलाकात हो जाए। वो खूबसूरत था और मैंने वहाँ शादी में मौजूद लोगों से ये भी सुना था कि वो लोग अच्छे खाते पीते और पैसे वाले लोग हैं। लड़कियां तो यही चाहती है कि उनकी शादी किसी अच्छे घर में हो, लड़का अमीर हो और देखने में खूबसूरत हो, और वो दोनों खूबियां उसके अंदर मौजूद थी। मेरा ताल्लुक ऐसे परिवार से था जहाँ खानदान में शादियां कर दी जाती थीं। हम लोग ज्यादा अमीर नहीं थे और मेरे पिताजी भी नहीं थे कि मेरा रिश्ता खानदान में हो। जो भी रिश्ते थे, कुछ की शादियां हो चुकी थी और कुछ खानदान के लड़के ऐसे थे जो उम्र में मुझसे छोटे थे। ज्यादातर रिश्ते तो हमारे खानदान में ही तय हो जाते थे और अगर किसी के जोड़ का रिश्ता ना मिलता तो फिर उसकी शादी खानदान से रिश्तेदारों से बाहर कर दी जाती थी। मेरी माँ के कोई ऐसे जानने वाले भी ना थे जहाँ मेरा रिश्ता कर देती, इसीलिए मेरी माँ पिछले 1 साल से रिश्ते वाली से मेरे रिश्ते की बात कर रही थी और वो जो भी रिश्ता दिखाती थी, या तो लड़का पसंद नहीं आता था और अगर लड़का थोड़ा बहुत भी अच्छा लगता तो लोगों के हालात ऐसे होते थे कि मेरी माँ इनकार कर देती थी। हकीकत तो ये थी कि पिछले 1 साल में कोई अच्छा रिश्ता मेरे लिए नहीं आया था। जैसे तैसे वक्त गुजर रहा था, मेरी उम्र बढ़ती जा रही थी और अब मुझे इस बात का डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि 1-2 साल गुजारने के बाद मेरे लिए कोई भी ढंग का रिश्ता ना आए। ऐसे में विक्रम को देखकर मेरे दिल में एक उम्मीद जागी थी, क्योंकि वो बार बार मुझे देख रहा था, लेकिन मैं उसे पसंद आ गई थी और अगर मैं उसे अच्छी लगती थी वो मेरे घर रिश्ता लाता। लेकिन मेरी बेवकूफ़ी ने ये रास्ता भी अपने हाथों से खुद ही अपने ऊपर बंद कर लिया था। मगर अब क्या किया जा सकता था। पूरा दिन इसी बारे में सोचती थी कि किसी ने बताया कि घर का चक्कर लगाओ और बहाने इसके बारे में पूछ लो। घर में किसी को तो इसके बारे में कुछ तो मालूम होगा और फिर अगर किसी तरीके से इसका नंबर मुझे मिल जाता तो ये मेरे लिए और भी ज़्यादा अच्छा था। शादी को 1 हफ्ता गुजर गया था, लेकिन अभी तक विक्रम का कुछ पता ना था। मैं उस वक्त पहुंचने में नाकाम रही। बड़े पापा के घर का भी चक्कर लगा आई थी, लेकिन वहां से भी कुछ पता ना चला कि उनके घर में से तो कोई भी इसे जानता नहीं था। मेरे बड़े पापा इसे जानते थे, काम के हवाले से उनका इसके साथ ताल्लुक रहता था। घर वाले तो ऐसी सूरत में जानते होंगे कि अगर इसका घर में आना जाना होता या फिर वो हमारे खानदान का होता। थक हार कर मैं घर बैठ गई और मैंने सब कुछ किस्मत पर छोड़ दिया था। मेरे लिए एक रिश्ता आया था और मेरी माँ ने जैसे ही इस रिश्ते का जिक्र किया था तो पहले तो मैं खुश हो गई थी कि चलो कोई रिश्ता आया था, क्योंकि सबका यही कहना होता था कि लड़की की जिंदगी इसी वक्त सही होती है जब इसकी शादी हो जाती है। इसीलिए मैं ये चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए। अब जो रिश्ता आया था मैंने सोचा यहाँ पर बात बन जाए, लेकिन जब इस रिश्ते की हकीकत मालूम हुई थी तो मैंने फौरन से इनकार कर दिया। लड़का एक फैक्ट्री में मामूली सी नौकरी करता था और घर में इसकी 5 बहनें मौजूद थीं, जिनकी अभी शादी की जिम्मेदारी इसके ऊपर थी। माँ का कहना था कि अगर वक्त गुजरने के साथ साथ
मुझे कोई ऐसा रिश्ता भी ना मिला तो इसीलिए मैं इस रिश्ते पर हाँ कर दूं। इसीलिए मैंने माँ से यही कहा था कि मुझे थोड़ा सा वक्त दे दे, इसके बाद वो जहाँ कहे मैं खामोशी से शादी कर लूंगी। एक हफ्ता और इसी तरह से गुजरा था, जब एक दिन मैं अपनी कजन के साथ बाजार गई थी, जहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई इधर उधर से मेरे आसपास मौजूद है। जब मैंने देखा तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि विक्रम वहीं पर मौजूद था। और अब की बार मैंने सोच लिया था कि मैं खुद इसे जाकर बात करूंगी, क्योंकि बड़ी मुश्किलों से शायद मेरी किस्मत ने मुझे मौका दिया था और मैं इसे हाथ से गंवाना नहीं चाहती थी। मैं फौरन से उसके पास गई, मैंने उससे बात किया था। उसे यही कहना था कि वो शायद मुझे भूल गया है। हम लोग शादी में पहले भी एक दूसरे से मिले हैं। जब वो हैरान हुआ था, उसका कहना था इसने मुझे शादी में देखा जरूर था, लेकिन हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई थी। इसकी वो बात सुनकर मैं खामोश हो गई थी और फिर इसके बाद कुछ देर इसी तरह से बातों में गुजारी। जब मुझे छोड़ने के लिए घर तक आया था, मैंने इसका नंबर भी मांग लिया था। हम लोग इसी तरह से फोन पर बातें करने लगे थे और कभी कभार वो मुझे मिलने के लिए बुलाता था और मैं इससे मिलने के लिए भी चली जाती। हमारे दरमियान वैसे ही बातचीत चलने लगी थी जैसे दो लोगों के दरमियान चलती है। इसने मुझसे कहा था कि मैं पहली नज़र में इसे अच्छी लगने लगी थी, लेकिन जब मैंने इसके अंदर कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की थी तो वो खामोश हो गया था। लेकिन अब मैंने साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि वो मुझे अच्छा लगता है और मैं उससे शादी करने की ख्वाहिश रखती हूँ। उसने मुझसे वादा किया था कि वो बहुत जल्द अपनी माँ को हमारे घर भेजेगा। जब मैंने माँ से इसके बारे में बात की तो मेरी माँ खुश हो गई, क्योंकि मेरे पिताजी मेरे सर पर मौजूद नहीं थे और मेरी माँ चाहती थी कि जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए, और वो भी किसी अच्छी जगह पर। जब मैंने उन्हें विक्रम के और उसके घर वालों के बारे में बताया तो माँ खुश हो गई थी कि उन्हें घर बैठे बिठाए इतना अच्छा रिश्ता मिल रहा था, वरना मेरी माँ पिछले 1 साल से इसी कोशिश में थी, लेकिन कोई भी अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा था। अगर कोई रिश्ता मिलता तो वो लोग ये भी चाहते थे कि लड़की वाले अमीर हो, ताकि दहेज में काफी कुछ ले सके। मगर मेरी माँ के पास मुझे देने के लिए कुछ ज्यादा नहीं था, क्योंकि पिता तो मेरे थे नहीं। ऐसे में मेरी माँ मेरे लिए क्या कुछ करती। मेरी माँ एक स्कूल में पढ़ाया करती थी और उनकी तनख्वाह से ही हमारे घर का गुजारा हो रहा था, और कुछ मेरे पिताजी ने अपनी जिंदगी में ही हमें घर बनाकर दे गए थे, जिसके ऊपर वाला हिस्सा हम लोगों ने किराए पर दिया था, और इसीलिए हमारे घर का खर्चा चल रहा था और हम लोगों को किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मेरी माँ ने मुझे भी अच्छी शिक्षा दिलवाई थी, लेकिन नौकरी करने का मुझे शौक नहीं था, ना ही मैंने कभी इस चीज की जरूरत महसूस की थी, क्योंकि जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी। और वैसे भी माँ का कहना था कि वो जल्दी मेरी शादी करवा देंगे। ऐसे में मुझे नौकरी करने की जरूरत नहीं है। कुछ दिन इसी तरह से गुजरे थे, जबकि विक्रम अभी तक अपनी माँ को हमारे घर लेकर नहीं आया था। कभी कभी मुझे ये फिक्र सताने लगती थी कि कहीं वो भी दूसरे लड़कों की तरह मुझे बेवकूफ नहीं बना रहा। लेकिन मुझे इसकी बातों पर पूरा भरोसा था। वो अपनी माँ को हमारे घर भेजेगा। और फिर थोड़े ही दिनों के बाद एक औरत हमारे घर आई थी। उन्होंने मुझसे कोई सवाल ना किया और ना ही कोई बातचीत, खामोशी से आई थी और रिश्ता पक्का करके चली गई। ऐसा लगता था जैसे वो मुझे देखने और पसंद करने नहीं आए थे, बल्कि अपने बेटे से कहने पर रिश्ता पक्का करने आई थी। इसी दिन मेरी माँ बहुत खुश थी और उन्होंने मोहल्ले में भी और रिश्तेदारों में भी मिठाई बांटी थी, और उनकी इकलौती बेटी का रिश्ता अच्छे घर में हो गया था। बात पक्की हो जाने के बाद मैं भी काफी खुश और इत्मीनान थी कि जिस इंसान को मैंने पसंद किया था बहुत जल्दी और मेरी जिंदगी में शामिल होने वाला था। मेरी सास इस दिन के बाद से हमारे घर कभी नहीं आई थी, और फिर एक दिन आई थी तो इनका कहना था कि वो शादी की तारीख तय करने आई हैं। उन्होंने कोई बात और नहीं की थी। इस महीने के आखिर में शादी की तारीख रखकर चली गई। माँ ने इस दिन से शादी की तैयारी शुरू कर दी थी। मेरी माँ ने उनसे कुछ महीने का वक्त मांगा था, जबकि उनका कहना था कि मेरे पास वक्त नहीं है, इन्हें अभी अपने बेटे की शादी करनी है। उन्हें दहेज के नाम पर कुछ भी नहीं चाहिए था, बस मेरी माँ मुझे विदा कर दे, यही उनके लिए बहुत है। और मेरी माँ ये बात सुनकर तो और ज़्यादा खुश हो गई थी। लेकिन फिर भी जहाँ तक मुमकिन था उन्होंने मेरे लिए सब कुछ किया था। मेरी पसंद की हर चीज़ मुझे दिलवाई थी। थोड़ी ही दिनों में मेरी शादी थी। दिन इसी तरह से गुजर रहे थे, पता ही नहीं चला था, और शादी का दिन आ गया। मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में मौजूद थी।
अब शादी की रस्म शुरू हुई थी। मेरी सास मेरे कमरे में ही आ गई थी। कमरे में आते ही थोड़ी हैरान हुई और उनके चेहरे से देखकर लग रहा था जैसे वो किसी चीज से परेशान हो गई थी। जैसे ही मेरी शादी की रस्म शुरू हुई तो मेरी सास आहिस्ता से मेरे करीब आई थी और उन्होंने मेरे कान में कहा था कि अभी भी वक्त है, इस शादी से इनकार कर दो वरना सारी उम्र पछताओगी। जबकि मैं इस बात पर हैरान थी वो ऐसा क्यों कह रही थी। और फिर अचानक से विक्रम की बात मेरे दिमाग में आई थी। जब विक्रम की माँ पहले दिन हमारे घर आई थी तो उस वक्त वो मुझे कुछ ज्यादा खुश नहीं लग रही थी। जब मैंने विक्रम से इस बात का जिक्र किया था तो उसका कहना था कि इसकी माँ इसकी शादी अपनी सहेली की बेटी से करवाना चाहती थी, लेकिन उसने इनकार कर दिया था और अपनी पसंद अपनी माँ के सामने जब रखी थी। उसकी माँ इस रिश्ते के लिए ज्यादा राजी नहीं थी, लेकिन उसका कहना था कि उसने अपनी माँ को यही कहा था कि अगर वो शादी करेगा तो मुझसे करेगा वरना किसी और से शादी नहीं करेगा। और फिर इसीलिए विक्रम की मजबूर करने पर हमारे यहाँ रिश्ता लेकर आई थी। उसने मुझे पूरी बात बता दी थी और इस वक्त वो मेरे दिमाग में आई थी। शायद इसीलिए मुझसे वो कह रही थी कि मैं अभी और इसी वक्त इस रिश्ते से इनकार कर दूं ताकि उनका काम आसान हो जाए, क्योंकि अगर ये रिश्ते से इनकार करती तो इनका बेटा उनसे नाराज हो जाता। इसीलिए वो अपना काम मेरे तरीके से करना चाहती थी, जबकि वो ये नहीं जानती थी कि उनका बेटा मुझसे पहले ही बात बता चुका था। इसकी माँ इस रिश्ते से ज्यादा खुश नहीं है और इसीलिए मुझे इस रिश्ते से इनकार करने का कह रही थी। मगर मैंने इनकी एक ना सुनी और सुनती भी क्यों। मैं विक्रम को पसंद करती थी और ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि इसकी माँ इस रिश्ते से खुश नहीं है। इसीलिए मैंने उनकी बात को नज़रअंदाज करते हुए शादी कर ली, जबकि मेरी सास ने मुझे रोकने समझाने की कोशिश की थी। लेकिन खैर अब तो शादी हो चुकी थी, अब कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। मेरी विदाई हो गई थी और मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। विदा होकर आते ही कुछ अजीब सा मेरे साथ घर में होने लगा था। मेरी सास ने पहले ही दिन से जबरदस्ती मुझे अपने साथ अपने कमरे में सुलाना शुरू कर दिया, जबकि मेरा पति वो भी इस बात पर कुछ नहीं कहता था। मगर मुझे अपनी सास की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब मैं अपनी सास से इस बारे में पूछती तो वो कहती तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए ऐसा कर रही हूँ, जबकि मैं उनकी ये बात सुनकर हैरान हो जाती थी। ये वो किस किस्म की बातें कर रही थी। उनके बेटे से मेरी शादी हुई थी, ऐसे भला अपने पति के पास जाने में मेरी इज्जत को क्या खतरा हो सकता था। और अब तो मुझे इस बात का पक्का यकीन हो गया था कि मेरी सास इस रिश्ते से खुश नहीं है। वो मुझसे इस बात का बदला ले रही थी। उनके बेटे ने उनकी सहेली की बेटी को छोड़कर मुझे पसंद किया था और मुझसे शादी कर ली। इसीलिए वो ये सब कुछ कर रही थी और अपने बेटे से मुझे दूर रखने की कोशिश कर रही थी। लेकिन हैरत तो मुझे इस बात पर होती थी कि मेरा पति भी इन सारी बातों पर चुप था और उसने इस बारे में ना तो अपनी माँ से कुछ कहा था और ना ही वो मुझे अपने कमरे में अभी तक लेकर गया था। मेरी सास तो चलो किसी वजह से मुझसे बदला लेने के लिए सब कुछ कर रही थी, लेकिन अपने पति का मेरी समझ से बाहर था। मुझे इस घर में आए हुए एक हफ्ता गुजर गया था और एक हफ्ते से ही ये सब कुछ चल रहा था और अब मैं इस माहौल से और इन सारी बातों से तंग आ चुकी थी। इसीलिए एक रात मैं अपनी सास से छुपकर और चोरी चोरी अपने पति के कमरे में चली गई। दरवाजा खोलते ही जान निकल गई जब देखा कि मेरे पति कमरे में औरतों का लिबास पहने अपने कमरे में बीचों बीच बैठा हुआ था, कुछ पाने में मशरूफ था और अपने सामने ही इसने मेरी तस्वीर रखी हुई थी। यकीनन वो कोई अमल कर रहा था। पूरे कमरे में अंधेरा छाया हुआ था, जबकि मोमबत्तियां की रोशनी से इसका चेहरा देख सकती थी। इसकी आंखें बंद थी और वो देख नहीं पाया था कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। ये सारा मंजर देखे ही मेरे पैरों के तले से जमीन निकल गई थी और मैं फौरन उस कमरे से बाहर भागी। जैसे मैंने सारा खौफनाक मंजर देखा था तो मेरे मुंह से हल्की सी चीख निकली थी, जिसकी वजह से मेरे पति की आंखें खुली और मुझे देखने लगा था। इसकी आंखें बिल्कुल लाल थी और मैं वहां से भागती हुई अपने सास के कमरे में जाकर छुप गई। मैं कमरे का दरवाजा अंदर से अच्छी तरह से बंद कर लिया था। अब ये बात मुझे ज्यादा हैरान कर रही थी कि वो अपने कमरे में औरतों का लिबास पहनकर ये सब कुछ क्या कर रहा था और अब तो इसने मुझे वहां पर भी देख लिया था। अब तो शायद मुझे जान से मार देता या फिर इस घर से निकाल देता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था इस घर में सब कुछ क्या हो रहा था। एक तरफ मेरी सास थी जो मुझे कुछ और कहती थी और दूसरी तरफ मेरा पति था जिसे मैं आज अजीब ही रूप में देखा था। ये इंसान तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा था जो मुझे पहले ही नजर में अच्छा लगा था और जो बहुत ही अच्छी शख्सियत का मालिक था।
कोई भी इसे देखता तो देखता रहता, लेकिन आज मैंने इसे देखा तो मुझे ऐसा खौफ महसूस हुआ था। मैं सुबह होने का इंतज़ार करने लगी थी और जैसे सुबह हुई तो मैंने अपनी सास को ये बात बता दी थी और मैंने उनसे यही पूछा था कि आखिर ऐसा कौन-सा राज़ था जो वो माँ-बेटा मुझसे छुपा रहे थे। जो भी कुछ था, मुझे पूरी हकीकत जाननी थी, क्योंकि इस तरह से मैं इस घर में ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकती थी। अब मुझे अपनी सास की बातों पर कुछ-कुछ भरोसा होने लगा था। वो मुझे किस वजह से वहाँ जाने से रोकती थी। मैंने जब उनसे वो वजह पूछी तो वो चुप हो गई। उन्होंने कुछ नहीं कहा और यही कहा कि अगर मैं घर में नहीं रहना चाहती तो खामोशी से इस घर से चली जाऊँ, क्योंकि जो हकीकत है वो मुझे बताना नहीं चाहती और ना ही वो मुझे बता सकती है। लेकिन मैंने उनसे यही कहा था कि बिना सब कुछ जाने मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊँगी। इन्हें मुझे सारा सच बताना होगा और इस वक़्त मेरी सास ने ऐसी खौफ़नाक हकीकत मुझे बताई थी जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उनका कहना था कि जिस इंसान की देखकर मैंने इससे शादी की है, हकीकत में वो एक हिजड़ा है और दुनिया के सामने अपने आप को ज़ाहिर नहीं होने देता। मेरी सास का कहना था कि वो उनकी सगी औलाद नहीं है। वो एक लड़के से मोहब्बत करती थी, लेकिन उनके ख़ानदान में मोहब्बत करने की इजाज़त नहीं थी। जब उनके घरवालों को मालूम हुआ था, तो उन्होंने ज़बरदस्ती अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से कर दी, जिसका एक पहले से बेटा था और इसकी माँ का देहांत हो गया था और जल्द से जल्द अपने बेटे की शादी करना चाहते थे। इसीलिए जो भी रिश्ता मिला, उन्होंने फ़ौरन अब उनसे शादी कर दी और वो शादी करके घर में आ गई। इसी तरह घर में आकर उन्हें ये बात मालूम हुई थी कि वो आदमी जिस लड़के को अपना बेटा कहता था, हकीकत में वो लड़का नहीं बल्कि हिजड़ा था और क्योंकि वो आदमी अमीर था, इसीलिए मेरी सास का कहना था कि उनके घरवालों ने उसकी शादी इस घर में कर दी थी। उनके पति के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके बेटे में एक ऐसा ऐब था जिसे वो पैसों से दूर नहीं कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने सारी दुनिया से इस बात को छुपा कर रखा था, क्योंकि उनका इकलौता बेटा था, वो इसे खोना नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने किसी पर भी यह हकीकत जाया नहीं की थी। वक्त इसी तरह से गुजरता गया और फिर मेरे पति का देहांत हो गया और फिर अपने पति की औलाद के साथ इस घर में रहने लगी, क्योंकि मेरे घर वालों ने उससे हर रिश्ता तोड़ दिया था। कोई भी ये बात नहीं जानता था कि इतना खूबसूरत नजर आने वाला मर्द हकीकत में एक हिजड़ा है और आम इंसानों वाली जिंदगी नहीं गुजार सकता। लेकिन वो अपने इस कमी को खत्म करना चाहता था और इसे दूर करना चाहता था। वो एक मुकम्मल इंसान की तरह जिंदगी गुजारना चाहता था। इसीलिए वो एक ऐसे चक्र में पड़ गया जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं था। इसीलिए बाबा के पास जाना शुरू कर दिया था और इस बाबा का कहना था कि वो इसे एक मुकम्मल इंसान बना देगा, लेकिन इसके लिए इसे बहुत कुछ करना होगा, जबकि वो तो कुछ भी करने के लिए तैयार था। इसका लोगों में एक नाम था और वो नहीं चाहता था कि इसकी हकीकत किसी को भी मालूम हो। इसीलिए वो जल्द से जल्द अपनी बड़ी कमी को ख़त्म करना चाहता था। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो कभी भी कोशिश के बावजूद भी ये सब कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि ये सब कुछ कुदरत की तरफ से था। कुदरत के साथ कोई ना तो लड़ सकता है और ना ही इसके किए को कोई बदल सकता है, मगर वो इंसान ये समझने के लिए तैयार नहीं था। इसीलिए इसने बाबा के पास जाना शुरू कर दिया था, जबकि बाबा का कहना था कि इसे 7 लड़कियों से शादी करना होगा और जब भी वो किसी लड़की से शादी करेगा तो उसे हर रात एक अमल करना होगा और फिर 40 रातों तक ऐसा करना होगा। फिर ठीक शादी के 40 दिन बाद उस लड़की को इस बाबा के पास छोड़ आएगा। जब वो 7 लड़कियों से शादी कर चुकेगा और साथ ही इस बाबा का बताया हुआ अमल भी करेगा और इस लड़की को उसके पास छोड़ आएगा, तो फिर इसके बाद जैसे ही वो सारा अमल मुकम्मल होगा तो बिल्कुल एक मुकम्मल मर्द बन जाएगा और इसके अंदर जो इतनी बड़ी खामी है वो भी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। मेरी सास का कहना था, मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की थी कि ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन ये कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं था। उनका कहना था कि मुझसे पहले भी वो 3 लड़कियों को घर में ला चुका है। बहुत मना करने के बाद भी इसने बात नहीं मानी, फिर अपनी मनमानी की थी। मेरी सास का कहना था कि वो अच्छी तरह से जानती है कि वो बाबा ठीक नहीं है, बस इसे अपने मकसद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उसने पहले भी इस तरह से 3 लड़कियों को घर लेकर आया था और 40 दिन बाद उन्हें वहाँ पर छोड़ आया था। इसके बाद लड़कियों का कुछ पता नहीं कि वो कहाँ गई और उनके घर वालों को उसने यही कहा था कि वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर चली गई हैं। मेरी सास का कहना था कि ये जहाँ कहीं भी जाता था, वहाँ पर अगर कोई ऐसी लड़की नज़र आती है जो कि गरीब होती या फिर इसके आगे पीछे कोई ना होता, तो उस लड़की को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाता था
और फिर उसके साथ शादी करके घर ले आता। और मेरे साथ भी इसने यही ड्रामा किया था, क्योंकि मेरे पिताजी मेरे सर पर मौजूद नहीं थे, इसीलिए वो जानता था कि इसे कोई भी सवाल जवाब करने के लिए नहीं आएगा। और जहाँ तक बात मेरी माँ का सवाल था, तो मैं क्या बिगाड़ सकती थी। मेरी सास का कहना था कि वो कभी भी इसके घिनौने खेल में इसका साथ देने के लिए तैयार नहीं होती थी, लेकिन वो इसे धमकी देता था वो इस घर से निकाल देगा और इसके पास इस घर के अलावा और कोई ठिकाना नहीं था, इसीलिए वो मजबूर थी और इसके कहने पर लड़कियों के यहाँ रिश्ते ले जाती। और जब हमारे घर रिश्ता लेकर आई थी, उस दिन से खुश नहीं थी, मगर उनका कहना था कि जब शादी के वक्त आया था तो उन्होंने मेरे कमरे में पिताजी की तस्वीर देखी थी, इसीलिए उन्होंने मुझे उस वक्त कहा था कि मैं इस शादी से इनकार कर दूं और मुझे इन सारी चीज़ों से दूर रखना चाहती थी, क्योंकि वो जिस शख्स से मोहब्बत करती थी वो मेरे पिताजी थे, इसीलिए वो मुझे इस नरक से दूर रखना चाहती थी। लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी और शादी करके इस घर में आ गई। इसलिए उनका कहना था कि मुझे अपने कमरे में अपने पास रखती थी, क्योंकि वो जानती थी वो बहुत बुरा इंसान था। वो यकीनन इन लड़कियों को इस्तेमाल करता था जिनको ये बाबा के पास छोड़कर आता था, मगर वो मेरी इज्जत को महफूज रखना चाहती थी, इसीलिए मुझे इससे दूर रखती थी। उन्होंने यही सोचा था कि वो किसी दिन मौका देखकर मुझे घर से भगा देंगे, लेकिन इससे पहले ही मुझे सारी हकीकत मालूम हो गई थी। और अब तो उनके बेटे को भी ये बात मालूम हो गई थी कि मैं सब कुछ जान चुकी हूँ। अब मेरी जान को खतरा था, इसीलिए मेरी सास का कहना था कि मैं फौरन इस घर से चली जाऊं, लेकिन मैं उन्हें इस तरह से अकेला छोड़कर कैसे जा सकती थी। अचानक मुझे विवेक का ख्याल आया। जिस वक्त मैं यूनिवर्सिटी जाया करती थी, उस वक्त मेरी क्लास में एक लड़का था। वो मेरी बहुत इज्जत करता था और अपनी बहनों की तरह मुझे अजीज रखता था। पढ़ाई पूरी कर उसने पुलिस की नौकरी शुरू कर दी थी। मुझे इसका ख्याल आया था, मैंने फौरन उसको फ़ोन किया। काफ़ी सालों से मेरा उससे बातचीत नहीं थी और जैसे ही मैंने फ़ोन किया था तो फ़ोन उठा लिया गया। शुक्र था इसने अपना नंबर अभी तक नहीं बदला था। मैंने उसे सारी कहानी बताई थी। उसे यही कहना था कि वो मुझे फौरन मेरी सास हम दोनों को यहाँ से बाहर हिफाजत से निकाल ले। पूरी बात सुनने के बाद वो हमारे घर पर आया था और मेरे पति को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गया था। और जिस बाबा के कहने पर मेरा पति ये सब कुछ कर रहा था, इस बाबा को भी पकड़ लिया गया था। और जिन लड़कियों को अब तक मेरा पति इस बाबा के हवाले कर चुका था, लड़कियों का पता चल चुका था। इस बाबा ने लड़कियों को पहले खुद इस्तेमाल किया था, इसके बाद उन्हें आगे भेज दिया गया था। बाबा चालबाज था और ऐसे ही लोगों को बेवकूफ़ बनाता था। हकीकत में वो लड़कियों को बेचने का धंधा करता था। जो जो लोग इसमें शामिल थे, सबको पकड़ लिया गया था और इनको इनके किए की सज़ा हो गई थी। जबकि मेरी सास इस घर में अकेली थी, जबकि उन्होंने मुझे मेरी माँ को भी इस घर में बुला लिया था। उनका कहना था कि हम लोग अब इनके साथ इसी घर में रहेंगे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी इज्जत बच गई थी और इन सारी चीज़ों से मेरी जान छूट गई थी। मेरे लिए यही काफ़ी था। हम लोगों ने इस घर में रहना शुरू कर दिया था। अपनी ज़िंदगी को मैंने खुद से जीना शुरू कर दिया था और मुझे यही बात समझ में आ गई थी कि ज़रूरी नहीं होता कि शादी के बाद ही आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आपकी असली खुशी और ज़िंदगी आपकी अपने साथ होती है। सारी ज़िंदगी का हिस्सा ज़रूर होता है, लेकिन ज़िंदगी नहीं होती। इसके बाद भी आप एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।